हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, अभी करने वाले हम लोग रैगा का मॉक टेस्ट, और रैगा का मॉक टेस्ट थोड़ा सा मजेदार होने वाला है बिकॉज मैं हर क्लास में पहले आपको जीके कराता था, बट आज की क्लास में पहले आपको मैथ से शुरुआत करूंगा। पहले दिमाग का दही करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जीके के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सबको, ये 29 फरवरी तक लास्ट डेट है इस बैच में आपको इनरोल होने की। इसमें इसकी प्राइस इतनी कम कर दी और वैलिडिटी मैंने बहुत कम दी है इसकी वजह से मैं इसको 29 फरवरी के बाद इसमें नई इनरोलमेंट नहीं दूंगा। अदरवाइज अगर मैं एक एक साल की इनरोलमेंट, जैसे एक एक साल की वैलिडिटी देता हूँ अपने मेन बैच में, तो सारे वीडियोस तो वही रहेंगे इसके अंदर, जस्ट 2 मंथ की वैलिडिटी के साथ। मतलब इस बार के एग्जाम में अगर लास्ट टाइम अगर कुछ आपको बाकी रह गया और पढ़ना हो, तो आप A to Z स्टडी ऐप पे ये बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर रहेगी कंप्लीट, और रहेगा के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके रहेगा, वो सब रहेगा। तो क्लासेस रहेंगी, वीडियोज रहेंगे, और साथ में 15 टेस्ट सीरीज रहेंगे। तो उनको आपको 153 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है। आपको अगर ज्वाइन होना है तो 29 फरवरी के रात 12 बजे तक आप ज्वाइन हो सकते हो। अदरवाइज फिर आपको इस बैच में इनरोलमेंट नहीं मिलेगी। तो बाद में मत कहना कि फिर से इसको इनरोलमेंट करो, इसलिए मैं रोज रोज इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। आज आपकी 28 फरवरी है, 29 तारीख को भी मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर 1 मार्च से खत्म कहानी। तो जिसको इनरोल होनी है इस बैच में, A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके हो जाओ। अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे होना है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, क्योंकि 29 फरवरी के बाद फिर कोई कुछ भी नहीं सुनेगा आपका, क्योंकि हमने इसको डेटा ही दे रखा है कि 29 फरवरी के बाद इसको हट जाना है। तो जो पहले से इनरोल रहेगा उन्हीं को मिलेगा, बाकी बच्चों को ये क्लास नहीं मिल पाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा, अगर थीटा का देखो, थीटा एक न्यून कोण है, तो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा प्लस 13, अगर प्लस सॉरी 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 मैंने प्लस बोल दिया, इज इक्वल टू है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पे प्लस नहीं है, इज इक्वल टू 13 है। तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ। देखो, इस सवाल को बनाना, अभी जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, मैंने पहले सॉल्व नहीं किया है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। मैंने इनको आज के 3 दिन पहले सॉल्व किया था, और इनके आंसर्स मेरे को याद भी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर करके आपको बताऊंगा। जनरली मैं जब मॉक सॉल्व करता हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करने के 1 घंटा पहले मैं मॉक को सॉल्व करता हूँ, और इस क्वेश्चन को मैंने 3 दिन पहले सेट कर रखा था, और टाइप होने में थोड़ा सा डिले हो गया, जिसकी वजह से 3 दिन बाद रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। तो ये चीज़ है। तो मैं क्वेश्चन में है ना, इसे क्वेश्चन मेरे को याद नहीं था कि यहाँ पे क्या है। आगे देखो क्या कह रहा है। ये जब भी सवाल ऐसा देना कि देखो 5 साइन थीटा है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में लिखता हूँ 12 कॉस थीटा है इज इक्वल टू 13 है। अब टैन थीटा पूछा कि क्या पूछा, वो तो भी रहने दो साइड में, जो आपसे पूछा है वो देख लो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखो, हम ट्रिपलेट नंबर जानते हैं ना, 5 12 13 क्या ट्रिपलेट नंबर है। ट्रिपलेट नंबर का मतलब क्या होता है, अभी साइन भूल जाओ, कॉस को भूल जाओ, डेट इज 5 12 और 30 को याद रखो। ट्रिपलेट नंबर ये होता है, अगर 5 का स्क्वायर और हम लोग 12 का स्क्वायर अगर ऐड करेंगे ना, मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले ही पढ़ा रखा तो याद होगा आपको, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर मैं 5 का, इन सबको ना मैं मिटा के थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, क्योंकि ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 12 और 13 क्या है, ट्रिपलेट नंबर है। ट्रिपलेट नंबर का मतलब पता है क्या है, देखो 5 का स्क्वायर करके देखोगे, 12 का स्क्वायर करके देखोगे, वो सबसे बड़े डिजिट की स्क्वायर के अगर बराबर हो जाता है उनकी वैल्यू, ठीक है। तो ये 169 होगा 13 का, और ये भी 169 इज इक्वल टू 169। मतलब दो छोटे वैल्यू का स्क्वायर करके ऐड करने पे बड़े वाले वैल्यू के स्क्वायर के बराबर हो गया, मतलब वो तीनों एक ट्रिपलेट नंबर के अंदर काउंट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक ट्रायंगल होगा हमारे पास, और सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, डेट इज 13, और ये हमारा परपेंडिकुलर, और 12 हमारा बेस हो जाएगा, लंब और आधार मान लेने का अपने को, ठीक है। तो मान लो ABC एक ट्रायंगल है, तो अपने को ये चीज मिल गया। अब tan थीटा की वैल्यू पूछे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, होता है लंब बटा में आधार, ठीक है। मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो लंब हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है। अब डाउट आपका ये होगा ना कि सर देखो, इसको 5 को लंब क्यों माना, 12 को क्यों नहीं माना। तो अगर मैं 12 को अगर परपेंडिकुलर मान लूँ, 5 को अगर बेस मान लूँ, हमारा आंसर होता है फिर 12/5, और 12/5 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो उस समय ऐसा हो कुछ तो आप चेंज भी कर सकते हो इनको एक ही ऑप्शन में देगा, दोनों नहीं देगा। 5/12 और 12/5 दोनों ऑप्शन में देगा ही नहीं, कोई एक ही देगा, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक बैग में अगर ना 2:3:5 के रेशियो में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के रुपए हैं, और टोटल वैल्यू अगर काउंट करें, टोटल ऐड करने पर मेरे को मिल जाते हैं 20 रुपए, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्के बताओ। देखो, एक बैग के अंदर 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है, लेकिन कितना कितना है वो मेरे को नहीं पता, वो मेरे को निकालना है। और किस रेशियो में, 2 3 एंड 5 के रेशियो में है। तो और टोटल जो वैल्यू मैं काउंट कर रहा हूँ, जैसे एक एक के 10 सिक्के को मैं गिनूंगा तो टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तो 10 रुपए मिलेंगे। वैसे ही 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के कुछ कुछ सिक्के हैं, और टोटल वैल्यू को मैं काउंट करता हूँ तो मेरे को 20 रुपए मिल रहे होते हैं। तो मेरे को बताना है कि टोटल 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँ, एक एक के 10 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे भाई, तो 10 रुपए होंगे। तो मैं 1 × 10 कर दूंगा, डेट इज 10 रुपीज।
तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रेशियो को क्या करना है, 2x, मान लो 2x को क्या करोगे, 1 रुपये के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में 3x को क्या करोगे, 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपया, मतलब 1/3, सॉरी 1/2, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और 10 पैसे का मतलब क्या होता है, 5x के साथ 10 पैसा का मतलब 1/10, एक 10/100 करोगे ना, रुपए में चेंज कर ले तो 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 पैसा को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे, डेट इज 1/10, तो मतलब 1/10 रुपया। तो अब रुपए के साथ हमने क्या कर रखा भाई, रुपए को उनके मतलब बैग में जितने जितने सिक्के हैं उनके रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 रुपए के 10 सिक्के होंगे मेरे पास, तो 2 × 10 मतलब 20 रुपए हमारे पास है। तो वैसे ही 1 रुपए के 2x सिक्के हैं तो मेरे पास 2x रुपए, 50 पैसे के 3x सिक्के हैं तो इतने रुपए, और इस तरीके से सबको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 20 रुपए बन के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3x/2 दैट इज 5/2, मतलब ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। 5/10 का मतलब होता है x/2। अगर मैं इनको सॉल्व करा दूं, इनकी वैल्यू 20 के बराबर होगी, तो इनका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 3x प्लस ये हो जाएगा x 20, और ये हो जाएगा 8x बराबर 40, तो x बराबर 5। तो 5 हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या अगर मैं आंसर कर दूं 5 तो क्या आंसर सही है, नहीं। ये पूछ रहा है 50 पैसे का, बताओ 50 पैसे कितने हैं हमारे पास। तो 50 पैसे का रेशियो क्या था, 3 था ना, तो हमने 3x मान लिया उसको, तो 3 × 5 = 15। तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग ने x के बराबर 5 ला के जोश में आंसर कर देंगे 5, तो ये थोड़ा सा जोश में नहीं आंसर करना है, होश में आंसर करना है। आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 490 को अगर ना ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है और सी के हिस्से के 3 गुना है, तो सी का हिस्सा कितना है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है 490 रुपये, उनको भी साइड रखो। सबसे पहले ए का हिस्सा बी के रेशियो से अगर निकालेंगे तो ए का हिस्सा जो है बी से आधा है, अगर बी 2 है तो ए 1 हो जाएगा। और ए रेशियो सी में अगर किया जाए तो कह रहा है 1 से 3 गुना है, सी के हिस्से से 3 गुना है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि सी से 3 गुना है, इसका मतलब हो गया ये कि अगर सी 1 रुपया है तो ये 3 यूनिट होगा, मतलब ये 1 यूनिट है सी, तो ए 3 यूनिट होगा। तो मेरे को ए बी सी यहाँ से निकाल लेने का है, तो ये हो जाएगा 3, 6 और 2। कैसे, ये चीज़ मैंने पढ़ाया था ना, ऊपर नीचे क्रॉस एंड ये लास्ट के ऊपर नीचे, तो ये सारे पढ़ाए हुए हैं। तो ए बी सी के वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे को 490 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो मान लो ये 3x, 6x और 2x को मैंने ऐड कर रखा, तो मेरे को 490 मिल गए। तो 6 3 9 10, 6 3 9 10 11, जो कि यहाँ से कटने वाला है नहीं भाई। या फिर मैंने कुछ गलत कर रखा क्या, यहाँ पे 1:2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और अच्छा देखो एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे 2 हमारा सही है। और एक चीज़ देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गलत है। वेट, हम रेशियो को ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज ये ए रेशियो बी नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, देखो मैंने जल्दीबाजी में कर दिया ना, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो ये क्या है ना, ए रेशियो सी है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते इसको ऊपर नीचे वाला। रीज़न क्यों है, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों की वैल्यू अगर इसमें ए भी रहता और दूसरा बी सी से रहता तब वैसे करते। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों की वैल्यू को। देखो अगर इसका एंड जहाँ से किया उसका अगर स्टार्टिंग वहाँ से रहता तब हम जाके ऊपर नीचे कर रहे होते, अदरवाइज दोनों की स्टार्टिंग और एंड वैसे है नहीं। तो सिचुएशन में मेरे को थोड़ा सा अलग रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अलग रूल क्या, तो इन दोनों में जो कॉमन है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ए की वैल्यू 3 और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो दोनों से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी मेरे को मिल जाएगा। ये हो जाएगा 3 6, और यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे को यहाँ पे भी 3 मिलेगी और यहाँ पे सी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x 6x एंड x इज इक्वल टू मेरे को 490 मिल जाएगा। ये 10x बराबर हो गया 490, x बराबर हो गया 49। तो क्या 49 आंसर करते हैं, अभी तो डिपेंड करता है, सी का हिस्सा पूछा है तो सी का हिस्सा 1x ही है, तो सी का हिस्सा 1x है, डेट इज 49 ही है हमारा, सही है। वहीं पे बी का पूछता तो आप 6x कर लेते, सी का ए का पूछता तो 3x कर लेते, मतलब 6 से 49 को मल्टीप्लाई करते बी के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करते ए के लिए। अगर मैथ में आपको भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप मैथ रीजनिंग वगैरह में तो आप हमारी पीडीएफ को बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इन सारे पीडीएफ से मैं देखो खोल के बोल रहा हूँ। आज मैं बोलता हूँ 100% रीजनिंग, 100% मैथ हमारी पीडीएफ जो भी कंसेप्ट का यूज कर रखा हमने वो आएगा। अगर नहीं आया ना तो मैं अगली बार से कंटेंट बनाना छोड़ दूंगा एयरफोर्स के लिए। ये चीज़ मैं खोल के कहता हूँ, जनरली मैंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया था और इस बार मैं क्लेम करता हूँ। अगर हमारी पीडीएफ का कंसेप्ट का यूज करके मैथ और रीजनिंग नहीं आया 100%, एक सिंगल परसेंट की भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज मैं करूंगा ही नहीं कि हाँ चलो 1% भी इधर उधर नहीं, 100% हमारे पीडीएफ के पैटर्न से थोड़ा सा भी बाहर आया
तो अगली बार एयरफोर्स के लिए पढ़ाना बंद, ठीक है, ये खोल के बोल रहा हूँ। इसके बाकी जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए तो 100% नहीं कह सकते, 60 to 70% आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पीडीएफ से। उसके बाद इंग्लिश वोकैब और ग्रामर प्रैक्टिस, यहाँ से मोर देन 80% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप करिए, क्या कर सकते हो भाई, खरीद सकते हो सारे पीडीएफ को, इंग्लिश एक्स एंड वाई दोनों के लिए और बाकी सारे वाई ग्रुप के लिए। अब एक क्वेश्चन है मैथ का। एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी और अगली हर यात्रा में उसकी पिछली गति से ना आधी होती जाती है। तो इन चारों यात्राओं में औसतन गति क्या है? तो सबसे पहले स्पीड 1 निकालो। पहले अगर स्पीड 1 उसकी क्या थी, 60 थी अगर, तो स्पीड 2 क्या हो जाएगी, पहले से हाफ 30 हो जाएगी। स्पीड 3 क्या हो जाएगी, पहले से हाफ कितना हो जाएगा, 15। और स्पीड 4 क्या हो जाएगा, पहले से हाफ 7.5। ठीक है, जब अलग अलग स्पीड से हम डिस्टेंस वो क्या करते हैं, डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हैं, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होता है ना डिस्टेंस, मतलब वही है एन बटा में लिख लो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है ना तो पाप है, मतलब जितने पार्ट में हमने बांट रखा है एन बटा में क्या हो जाएगा, 1 by स्पीड 1 प्लस 1 by स्पीड 2 प्लस 1 by स्पीड 2 सॉरी 3 1 by स्पीड 4। तो ये चीज कर सकते हैं, एन की वैल्यू 4 है, 4 पार्ट में बांट रखा हमने, तो 1 बटा में 60, 1 बटा में 30, 1 बटा 15, और यहाँ पे 1 बटा 7.5 करे, या फिर इस डेसिमल को मैं हटा के ना इसको यहाँ से मैं ऊपर में 10 बटा 75 कर देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि आप समझ में आ रहा होगा, डेसिमल कटाएंगे यहाँ से, तो ये 5 के टेबल से चाहो तो कटा सकते हो 2 बार में, और ये 5 के टेबल से 15 बार में, डेट इज 4 बटा में क्या हो जाएगा मेरा, इन सब का एलसीएम ले लो, 15 15 30 30, मतलब 15 दूनी 30, 43 चौके 60। लेकिन 60 अगर तो हमारा एलसीएम हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, और 15 से सारे कट भी रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 60, और ये हो जाएगा एक बार में, ये 30 से 2 बार में, ये 15 से, मतलब ये वाली वैल्यू को मैं ले रहा हूँ, मतलब आपको देखो यहाँ वाली वैल्यू को, तो ये 60 से एक बार में कटेगा तो 1 होगा, 30 से 2 बार में कटेगा तो 2 हो जाएगा, 15 से 4 बार में कटेगा डेट इज 4, और ये 15 से 4 बार में ऊपर में 2 भी है तो 4 दूनी 8, मतलब 4 × 60 बटा में 8 4 12 और 3 15, तो 15 छके 60, तो ये हो जाएगा 4 छके 16। तो हमारा जो एवरेज स्पीड था वो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम उसको बना सकते थे इजीली। आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए और बी के बारे में कुछ कह रहा है। ए और बी मिलकर काम को ना 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। बी अकेला इसको 12 दिन में कर सकता है, और बी अकेला इस काम को 4 दिन तक करता है, तो बाद में ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा भाई, पहले ए अकेले कितने दिन में कर सकता है वो मेरे को पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, 8 × 12, और 12 में से 8 घटा दोगे, दैट विल बी 8 × 12 बटा में ये हो जाएगा कितना। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ये रेड रेड पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लू कर देता हूँ कलर इसका। देखो जब a प्लस बी दे रखा है और b दे रखा है, तो कैसे एक का निकालते हैं हम लोग, तो 12 × 8 या फिर 8 × 12 कुछ भी कहो, और बड़े में से छोटे वाले को घटा दो, मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मतलब a पूरा काम 24 दिन में कर सकता है, तो 24 दिन ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपसे पूछा भी नहीं है, वो कह रहा है बाकी जो काम है वो कितने दिन में करेगा। तो देखो ऊपर का जो लॉजिक है कि बी अकेले इस काम को, मतलब एक काम को बी 4 दिन तक करता है, जो कि बी 12 दिन के अंदर खत्म कर सकता था, और ए एंड तक करता है, तो मान लो वो 24 दिन तक खत्म कर सकता है। ये फॉर्मूला हम लोग करते हैं ना, जैसे 1 माइनस, मतलब ये एक्स करने वाला दिन, और जो मतलब बी कर रहा है जितने दिन तक कर रहा है, और जो लास्ट तक टिक रहा है उसको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा 2/3 और इंटू 24, ये 16 दिन तक ए बाकी का काम जो अपना निपटा रहा होगा आराम से प्यार प्यार से। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पे, बी के अंदर है। कह रहे दो संख्याएं हैं 3:5 के रेशियो में और उनका एचसीएफ 20 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो जब भी रेशियो दे रखा है, रेशियो 1 रेशियो 2 एंड एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम बराबर हो जाता है, तीनों को गुणा कर दो। हो गया, मास्टरी कहाँ से सिखा दी है, मैंने बोला सिखा दिया क्या, सीख लो। आप इनको एक्स एक्स मान के 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम निकालोगे, चुपचाप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 एंड 20। ठीक है, हो जाएगा 300। अगर कोई और रूल पढ़ रखी हो बेसिक से, उस रूल को भी यूज करके दिखा लेना, 300 ही आएगा। फिर कह रहा है किसी राशि का 25% बराबर है 180 रुपए के, तो 25/2% के, अब बताओ, मतलब ये चीज करना, मान लो एक्स कोई अमाउंट है, ठीक है, उसका 25% बराबर पता है किसके है, 180 के 25/2% के, तो उसको 25/2% ऐसे निकालेंगे हम लोग। तो ये 25 छक्के 100 कट जाएगा, और ये 25 छक्के 100 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, ये 2 से यहाँ से 90 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 90।
तो वह संख्या क्या है, तो 90 है भाई। आप इसको इजीली निकाल सकते थे। आगे देखो, कह रहा है एक क्वेश्चन और प्यार से मैथ का है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का आधार जो है 9 सेंटीमीटर है और उसके एरिया दे रखा है 81, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज का वो देखो एरिया क्या होता है, राइट एंगल का एरिया क्या होता है ये चलो बताओ। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, डेट इज यहाँ पे दे रखा है 81। तो भाई 1/2 बेस मेरे को 9 दे रखा, हाइट मेरे को पता नहीं है तो 81, तो ये 9 9 81, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। बोलो कि ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी में, कर दो आंसर, 18 सेंटीमीटर होगा। नाइन्थ में देखो, कह रहा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर जो है ना 448 अनुच्छेद है। इनिशियल में कितने थे, अब मैं पूछ रहा हूँ मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे बताओ। मैंने जीके की सीरीज में पढ़ा रखा है, पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो टोटल कितने आर्टिकल्स थे वहाँ पे। कह रहा बताओ इनमें से कौन सा सेवन सिस्टर्स के अंदर आती हैं, ठीक है, सेवन सिस्टर्स की पार्ट है एक। तो भाई सेवन सिस्टर के बारे में शायद मैंने पता है कहाँ पे पढ़ाया था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, कहाँ मैंने पढ़ाया था आपको, कहीं ना कहीं पढ़ाया है। अच्छा देखो, जो जीके की सीरीज में मैंने आपको स्टेट कैपिटल्स पढ़ा रहा था ना, उसके अंदर सेवन सिस्टर के बारे में बताया था। इस सेवन सिस्टर में कौन कौन सी आ जाती हैं स्टेट्स, जितने भी ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना वो सारे आ जाते हैं जनरली। कौन से मैंने बोल दिया, जैसे कि आपका आ गया आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड भी हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुर आप कह सकते हो, मेघालय कह सकते हो, त्रिपुरा कह सकते हो, और एक कौन बच गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अच्छा मिजोरम नहीं है, 3 गो एम रहता है, मेरे को याद आ गया, ठीक है, 3 एम है, ट्रिपल एम। तो ये सातों के सातों स्टेट्स को सेवन सिस्टर्स के नाम से कहा जाता है, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और बोल रहा है सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है इनमें से, देखो पार्ट है कौन सा, तो इसमें से कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा है ना, बाकी वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सेवन सिस्टर्स के अंदर नहीं आते। ओके गाइज, आगे देखते हैं हम लोग। चिकित्सा के पिता के रूप में किसको देखा जाता है, तो चिकित्सा के पिता के रूप में किसको, हिप्पोक्रेटस को माना जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग के अंदर है, ओके, जिनेवा के अंदर नहीं है, द हेग के अंदर है। पहला भारतीय राज्य जो भाषाई आधार पर आंदोलन के साथ बनाया गया, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ही था ना जो सबसे पहले बनाया गया था भाषाई आधार पे, सबसे मतलब अलग स्टेट बना था भारत का। फिर कह रहा है सी बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है, ये कैसे भाषा है ये, तो जनरली ये एक प्रकार के क्या है, लैंग्वेज है, कंप्यूटर के ही लैंग्वेज है, बट वो किस प्रकार के लैंग्वेज माने जाते हैं, तो इसको हाई लेवल HLL माना जाता है, मतलब हाई लेवल HLL, ठीक है। और एक होता है LLL, लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, ये है आपका, ये सारे बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, तो ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका ये। अब कहता है गैट का फुल फॉर्म बताओ, और गैट का फुल फॉर्म तनिक भी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है जनाब, ये आपका क्या है, स्टैटिक जीके है, जिसका मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। और इसका वो पूछ दे आपसे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के अंदर, जो कि जनेवा में है। और देश में जैसे राष्ट्रपति का रिलेशन है, तो राज्य में किसका होगा, जैसे देश में कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट जो रोल प्ले कर रहे होते हैं, वही स्टेट के अंदर गवर्नर रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है, राज्यपाल। फिर क्या, अगर 63 है ना, तो पहले वॉट है, फिर 8 को 26 लिखते हैं, तो ये कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन को ना वीडियो को रोक के 2 से 3 बार ट्राई करना, और कमेंट करके बताना 70 नंबर क्वेश्चन कितने लोगों ने बिना मेरे सॉल्यूशन के देखे सॉल्व कर दिया था, ओके ना। तो गई देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। जिस तरीके से हमने 08 को हमने लिखा 26, मतलब क्या 0 और 8 को ऐड करोगे और इसकी वाली वैल्यू को 2 और 6 को ऐड करोगे, दोनों साइड मेरे को 8 मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं वाट को ना इसके साथ करूंगा 6 + 3 के साथ, ये वाट, और मेरे को 9 मिला, तो ऑप्शन में किन दो वैल्यू को मैं ऐड करूंगा तो मेरे को 9 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 18 को 1 + 8 ऐड करूंगा तो मेरे को 9 मिलेगा, जो कि इसके बराबर होगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब इनमें से कह रहे ना कि बताओ सबसे डिफरेंट कौन है, ये जो बताओ गलत कौन सा है, गलत सीरीज बताओ, एक सीरीज है इनमें से कौन सा सीरीज को हमने गलत पैटर्न फॉलो करा लिया, जल्दी से बताओ वीडियो को रोक के। देखो इसमें है 1 2 3, 1 है, देखो पहला 1 है, दूसरा 3 है, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड नंबर देखो 2 3 4 5 6, थर्ड नंबर देखो 3 4 5 6, और यहाँ पे थर्ड में 7 होना चाहिए था, जो कि गलत है यहाँ पे।
एंड में सबके 6 6 है, और थर्ड में जो काउंटिंग चल रहा है ये गलत हो गया, 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, 5 6 7 ये होना चाहिए था मेरे को, लेकिन उसके जगह पे क्या दे रखा है 5 6 8 6, दैट इज इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कह रहा है ना मंच, इस क्वेश्चन के लिए बिना पेन उठाए कितने लोगों ने बनाया, बिना पेन उठाए खाली क्वेश्चन को पढ़ के माइंड में बनाया, कितने लोगों ने सही आंसर ये बताना। देखो, मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, मंजू ने कहा वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। तो मंजू महिला की कौन सी है, कौन है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बिना पेन उठाए पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। मंच पर एक महिला है, उसकी तरफ इशारा करते हुए मंजू कह रही है ना, वह जो लड़की है या फिर औरत है वह मेरी माँ के, मतलब मेरी मंजू की माँ के बेटे के, तो मंजू की माँ के बेटा कौन, मंजू का भाई। अब मंजू के भाई के पिता की बहन है, मंजू के भाई के पिता मतलब उसके भाई के पिता मतलब मंजू के भी पिता, और उसके खुद मंजू के पिता की बहन उसकी बुआ, ठीक है। तो महिला मंजू से क्या है, तो उसकी बुआ है। सिंपल सा लॉजिक, बिना पेन उठाए बना सकते हो आप लोग। कह रहा प्रदेश को अगर हम ये लिखते हैं तो पारस को क्या लिखेंगे गाइस, तो प्रदेश में ही सब कुछ छुपा हुआ है। पी को देखो हम लोग 1 लिखते हैं, आर को 2 लिखते हैं, इसको ए को 3 लिखते हैं, डी को 4 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं, एस को 6 लिखते हैं, एच को 7 लिखते हैं। तो पी को क्या लिखा हमने, इसके अंदर 1 लिखा है, देखो ठीक है। तो पी को 1 लिखा हमने। ए के लिए क्या ऐड कर रखा, तीसरे नंबर पे था तो 3 ऐड कर रखा। इसमें आर कितने नंबर पे भाई, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 लिखा गया आर को। ए को 3 लिखा गया और एस को क्या लिखा गया, 6 लिखा गया है। तो 13 236 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। समझ में आ गया। चलो अब कह रहे हैं देखो, अगर हम लोग डॉलर का मतलब मान लेते हैं प्लस, और हैश का मतलब माइनस, एट द रेट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और स्टार का मतलब डिवाइड है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। $16 4 एट द रेट ऑफ 5 हैश 72 स्टार 8, ठीक है। तो डॉलर का मतलब क्या है भाई, +4, एट द रेट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 5, हैश का मतलब -72 और स्टार का मतलब डिवाइड 8। तो ये कितना हो जाएगा भाई 16। अब इसको ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 20 और माइनस ये तो कट जाएगा, 8 9 72 9, ये ऐड होगा, डेट इज 36 - 9। अब जो वैल्यू आ जाता है 25 27, ठीक है। 27 हमारा सही आंसर हो गया। ओके चलो आगे देखते हैं। 22 क्या कर रहा है, एन जो है एम के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है, टी एन के पूर्व में है, जी टी के दक्षिण में है, तो जी एन की किस दिशा में। देखो एम के दक्षिण में मतलब अगर एम यहाँ बैठा हुआ है तो इसके साउथ में, दक्षिण पूर्व में कह रहा है, दक्षिण में नहीं। दक्षिण पूर्व क्या होता है भाई, अगर मान लो कोई यहाँ बैठा हुआ है दैट इज दक्षिण पूर्व, ईस्ट और साउथ के बीच में, तो इसके इधर होगा कौन, एन है। और टी जो है एन के एकदम ईस्ट में, एकदम इसके सामने होगा टी। और जी जो है ना टी के साउथ में, तो टी के साउथ एकदम नीचे, तो दैट इज जी। और जी एन की किस दिशा में है, तो ये एन यहाँ पे है, तो इसका ये हो गया ना साउथ ईस्ट में ही हो गया जी। तो ऑप्शन ये हमारा सही है। 23 कह रहा है कि राम 13 दिन पहले चर्च गया था, वह केवल सोमवार को चर्च जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो भाई 13 डेज का गैप है आज से लेके पिछले सोमवार तक में, तो मेरे को रिमाइंडर निकालना होगा 7 से डिवाइड करके। जो भी डेज मेरे को टोटल डेज में 7 से डिवाइड मारना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 7 से एक बार में कटेगा, डेट इज 6। तो मेरे को कहना कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो वो मतलब वो क्या करना कि सोमवार को चर्च जाता है, तो अगले सोमवार से, सॉरी मंडे से, मैंने 7 से जब डिवाइड कर दिया तो समझ में आ गया ना कि पिछला मंडे जब वो गया था तब से एक मंडे तक पहुंच गए हम लोग, 7 से डिवाइड कर दिए तब, और उस मंडे से अभी 6 दिन, तो मंडे में 6 डेज ऐड कर दो, बच जाएगा आपका संडे, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसको तो इजीली बच्चे टैकल कर लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कह रहा है ये CSK है, DRL है, तो KXI, तो देखो यहाँ पे C है, S है, K है, इसको हम लिखते हैं DRL। तो C में हमने 1 ऐड कर रखा, S में क्या कर रखा 1 माइनस किया, इसमें 1 प्लस किया, तो पहले +1 -1 फिर +1, तो वही काम करो KXIP के अंदर, तो +1 -1 +1 -1, तो K में करोगे L, X में करोगे W, और I में करोगे J, P में पीछे जाओगे O, तो LWJO ऑप्शन नंबर बी के अंदर मेरे को दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 कह रहा है राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है और सोहन की आयु की आधी है, तो श्याम मोहन से बड़ा है, तो श्याम सबसे बड़ा कौन है।
इस क्वेश्चन को देखो, राम की आयु जो श्याम से दुगनी है, तो श्याम से बड़ा है वो कौन है, राम। अब कहना कि आयु दोगुनी और सोहन की आयु से आधी है। राम जो है सोहन से छोटा है, आधी है उसकी, तो सोहन उसके ऊपर चला जाएगा। तो श्याम जो है ना मोहन से बड़ा है, तो श्याम जो है वो मोहन से बड़ा है, तो मोहन को नीचे करो, तो सबसे बड़ा कौन गया, सोहन। ठीक है, चलो 26 नंबर देखते हैं। ये वाला कहना कि ये फिगर जो है इनमें से किस ऑप्शंस के अंदर छुपा हुआ है, ये चीज़ बताओ। तो ये फोटो किसके अंदर छुपा हुआ है, इमेजिन करो। देखो इसके नीचे में क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। एक लाइन खींची गई है सेंटर से, तो ए तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, और सी है भी तो लाइन, तो इसके अगल बगल कोई लाइन नहीं, तो सी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है डी की और बी की, तो भाई देखो एक इधर से भी लाइन खींचा गया, तो इसके इधर से लाइन ही नहीं है, तो डी भी कट गया, बचा कौन सा, बी। तो जो फोटो मेरे को यहाँ से ये वाला मिल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल भी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर कह रहा है बताओ इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो सबसे अलग छाटना है मेरे को, तो मैं कैसे छाटूंगा, देखो भाई मैं कलर यहाँ पे चेंज करता हूँ, रेड कर लेता हूँ। इसका डार्क पार्ट दोनों एक साथ है, इसका डार्क और इसका डार्क एक साइड है, एक साथ, और इसका ब्लैंक ब्लैंक देखो एक साइड है। ठीक है, तो इसका भी डार्क डार्क एक साइड लग रहा है मेरे को, दिख रहा है ना आपको। और इसका देखो डार्क डार्क एक साइड है और ब्लैंक ब्लैंक एक तरफ लग रहे हैं मेरे को। इसमें भी लेकिन देखो इसका डार्क डार्क एक साइड है और यहाँ पे भी ब्लैंक ब्लैंक एक साइड है, बट इधर देखो एक साथ नहीं है, ये दोनों चारों तरफ से नहीं है। यहाँ पे भी डार्क और ब्लैंक हो गया, इधर डार्क ब्लैंक हो गया, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। बाकी के सब देखो, इधर डार्क डार्क एक साथ, ब्लैंक ब्लैंक एक साथ, ये डार्क डार्क एक साथ, ब्लैंक ब्लैक एक साथ। इधर देखो डार्क जो मतलब काला काला है एक साथ, और सफेद सफेद एक साथ, फिर काला काला एक साथ, सफेद सफेद एक साथ। लेकिन सी में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो सी हमारा सबसे अलग हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करें, अगर इस फोटो को हमने ऐसे बना दिया तो इसको कैसे बना देंगे। तो सबसे पहले देखो इसको साइड मिरर करो, साइड मिरर करोगे तो क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, ऊपर वाले फोटो को मेरे को साइड मिरर करना है, तब जाके मेरे को ये कुछ ऐसा फोटो मिल गया। ठीक है, लेकिन वो साइड मिरर करने से नहीं मिला है, फिर से मैं बोल दूं साइड मिरर करने से नहीं मिला है। साइड मिरर किया जाता है तो ये जो उठा वाला पार्ट इस साइड में है ना, वो इस साइड में ना होकर इस साइड में होता, तो ये गलत हो जाता है। अगर साइड मिरर कर रहे हो तो इसका आंसर नहीं आ रहा होगा। अब मैं कहता हूँ कि इसका वाटर मिरर करोगे, वाटर मिरर करोगे तो भी इसका आंसर नहीं आएगा। इसमें ऊपर वाले में कुछ नहीं किया गया, खाली ये जो एरो है ना इसको उठा के इधर कर दिया गया है एज इट इज। तो वही काम करोगे, इस वाले एरो को इधर ले जाओगे और इसको ना इस बार ऐसे अंदर की तरफ करना होगा। ये अंदर से था तो इसको बाहर की तरफ किया गया, तो ये जब बाहर की तरफ है तो इसको अंदर की तरफ, दैट विल बी दिस टाइप ऑफ। तो ऐसा देखो किसके अंदर है, एक तो मेरे को बी के अंदर मिल रहा है और दूसरा मेरे को ई के अंदर मिल रहा है, तो बी या फिर ई में से कोई एक पॉसिबिलिटी है होने की। अब दूसरी चीज देखो, अब नीचे वाले फोटो को ना मेरे को वाटर मिरर कराया गया है, नीचे वाले को वाटर मिरर, तो इसको मैं नीचे वाले को वाटर मिरर कराऊंगा तो ये वाली जो पार्ट है मेरे को इधर ही के साइड दिखेगी, मतलब ये वाला तो राइट साइड में ही दिखेगी। तो मेरे को कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, बी और ई में। तो ई का देखो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल भी गलत साइड में आ गया है, तो ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता, अपोजिट हो गया। तो बी के अंदर जो यहाँ पे इन दोनों फॉलो हो रहे हैं। वैसे मेरे को देखना होता तो मैं इसके इस वाले डायग्राम को भी देख सकता था जो कि इसके अकॉर्डिंग है, बट मेरे को इतनी जरूरत ही नहीं है, टाइम क्यों खर्च करना। हमारा आंसर आ गया। अब मैं इसमें देख रहा हूँ क्या करूँगा मैं इसके आंसर को, इसको जिस तरीके से चेंज कर रखा है आपको इसको भी उसी तरीके से चेंज करना होगा। अब देखो इसमें क्या कर रखा गया, अगर इसमें मैं आपको साइड मिरर लगा दूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा इसकी साइड मिरर। अगर मैं इसमें साइड मिरर लगाऊं तो ये डॉट का पार्ट जो है ना मेरे को इस साइड चाहिए, तो इस साइड ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है एंड मेरे को ई में है। इसके अलावा ये जो तीर है ना एरो का साइन देखो इधर की तरफ जा रहा है, वो इधर की तरफ जाना चाहिए। अब देखो वो सी में उल्टा जा रहा है जो कि नहीं होगा, या तो ए या फिर ई हो जाएगा। सेकंड इज दैट, अब देखो ये जो ट्रायंगल है वो अभी भी इसका कॉर्नर सटा हुआ रहेगा ऊपर का, तो जो कि ई में बिल्कुल भी ऑपोजिट है, तो ई आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, लास्ट नंबर है, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें से बताओ अगला सीरीज क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो जो यहाँ पे कॉर्नर में फोटो था वो नीचे आके उसका वाटर मिरर किया, इस फोटो को नीचे में वाटर मिरर करते किया, यही चीज़ फॉलो हो रहा है। तो इस जेड को जब आप वाटर मिरर करोगे तो ये जो जेड देखो ऊपर के साइड है ये नीचे जाएगा और इस साइड जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, डेट विल बी दिस टाइप ऑफ, ऐसे करके कुछ आने वाला है यहाँ पे। रुको, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये वाला जो दिख रहा है आपको ऊपर में है ना वो नीचे चला जाएगा, तो ये नीचे में कैसे बनेगा मैं पेन से नहीं बना पा रहा हूँ, वो कुछ सी और डी में से कोई एक बनेगा। ये ए तो नहीं बनेगा, ए का जेड वैसे ही लिखा गया, गलत है ये। और मैं बताता हूँ बी का क्यों नहीं बनेगा, तो बी का देखो ये वाटर मिरर परफेक्ट नहीं किया गया है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, ये वाटर मिरर नहीं है बिकॉज ये वाला पार्ट को ना रोटेट करा दिया गया ऐसे,
जबकि ये देखो अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे होना चाहिए था, तो ये ऊपर कैसे जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये देखो ये नीचे गया भी है ना, तो कैसे किया गया भाई, तो इस वाले मेरे को कॉर्नर को नीचे कराना था, ना कि मेरे को इधर कराना था। ठीक है, ये जो टॉप पे है, तो मेरे को सी या डी में से कोई एक मिल जाएगा। तो सी और डी में मेरे को एक चीज़ देखना है कि कोई भी इसके अंदर लेटर की रिपीटेशन नहीं हो रही है, जो इस नीचे आ गया वो लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, एस आगे नहीं दिख रहा मेरे को, तो फिर मेरे को एस कैसे आ सकता है, एस नहीं आ सकता। सी अभी तक यूज़ नहीं है, तो मेरे को सी आंसर करना है, तो सी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो कमेंट करके बताओ टोटल आपने कितना स्कोर किया इस मॉक के अंदर। और जाने से पहले फिर से याद दिला दूँ आपको पीडीएफ्स के बारे में, पीडीएफ्स को बाई करके आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। अगर कोई बच्चे का कंसेप्ट खराब है अभी भी, तो आप हमारे पेड बैचेस में पढ़ सकते हो, जिसकी प्राइस हमने 153 कर दी है। तो डाउनलोड कर लो, A to Z स्टडी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।